तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एएस मोनाको के 2016-2017 के सीजन की। वो सीजन जब एएस मोनाको ने पीएसजी को 5 लगातार फ्रेंच टाइटल जीतने से रोका। वो साल जहां एएस मोनाको ने अच्छे अच्छे महारथियों के यूसीएल में छक्के छुड़ाए। वो एएस मोनाको इतनी रूथलेस थी कि उन्होंने अपने लीग टेन्योर में 30 गेम जीते 107 गोल स्कोर किए थे। वो इतने रूथलेस थे कि मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट पहले लेग में 5-3 डाउन जाने के बाद उन्हें अपने होम पर 3-1 से हराया। और एग्रीगेट पर अवे गोल जो रूल होता था तब, उसके बेसिस पर उन्होंने मैन सिटी को राउंड ऑफ 16 में ही बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन उस वक्त की एएस मोनाको के वो प्लेयर्स आज हैं कहाँ? उस वक्त की एएस मोनाको आज कहाँ खड़ी हुई है? इसी बात पर आज हम डिस्कशन करेंगे और एक झलक हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वो एएस मोनाको जो 2016-17 में हमने देखी थी, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल टीम बन सकती थी। वो टैलेंट जो उस वक्त थे एएस मोनाको में, आज उनमें से कितने सक्सेसफुल हैं और कितने अपने पोटेंशियल को फुलफिल नहीं कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई एएस मोनाको का वो सीजन हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि एएस मोनाको पूरे यूरोप में सबसे रिलेंटलेस साइड थी। उनकी प्लेइंग स्टाइल काफी ज्यादा फ्लुएंट थी। और जार्डिम जो उनके मैनेजर थे, उन्होंने एक ऐसी लाइनअप तैयार की थी जो बहुत ही फ्लेक्सिबल थी किसी भी फॉर्मेशन में खेलने के लिए। लेकिन बेसिकली जो वो रेगुलर टाइम पे फॉर्मेशन यूज किया करते थे, वो थी उनकी 4-2-2 की फॉर्मेशन। जी हाँ, यूनाइटेड फैंस याद आया कि 4-2-2 की फॉर्मेशन में हमारे रैनिक चचा ने भी काफी कमाल दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन हम दिखा नहीं पाए थे। तो बेसिकली अगर मैं उनके लाइनअप की बात करूं तो गोल पोस्ट पे जिम्मेदारी संभाली थी सुबोसिच ने। फिर उसके बाद राइट बैक पर खेलते थे सीडीबे। और जो उनके सेंटर बैक पेयरिंग थी वो थी उनकी गिलिच बेसिकली पॉलिश और जर्मसन, जो कि आपके ब्राजीलियन सेंटर बैक थे। और भाई बाद में लेफ्ट बैक की बारी आती तो उस पर थे आपके बेंजामिन मेंडी द फेमस बेंजामिन मेंडी, जो कि बाद में मैन सिटी के लिए भी खेले। उसके बाद मिडफील्ड में आपके फेबिनियो एक रेगुलर स्टार्टर थे। और उनके अलोंगसाइड मुटिनियो और बकायोको में पोजीशंस चेंज होती रहती थी। आगे अप फ्रंट जो उनके वाइड फॉरवर्ड थे, वो थे उनके बर्नार्डो सिल्वा और थॉमस लेमार। और आगे अप फ्रंट उनके दो जो स्ट्राइकर्स थे, वो फाल्काओ और जर्मेन या फिर एम्बापे। एम्बापे, एक यंग एम्बापे, 17 साल का एम्बापे आग लगा रहा था यूरोप में। और बड़े बड़े क्लब्स की नजरें थी इस एएस मोनाको के स्क्वाड के ऊपर। और सब गिद्ध की तरह नजरें टिकाए बैठे थे कि जैसे ही सीजन खत्म हो, वैसे ही इसमें से हम प्लेयर्स निकालकर अपने क्लब में लेकर आए। सीजन शुरू होता है और एएस मोनाको धमाचौकड़ी मचाना शुरू कर देती है। वो अपने ग्रुप में केवल बायर्न लेवरक्यूजन से एक गेम हारे थे यूसीएल में। और उसके अलावा उन्होंने हर एक गेम में रिजल्ट गेन किया था, पॉइंट्स गेन किए थे। यहां पर जब सीजन जैसे जैसे प्रोग्रेस होता चला गया, तो नेमार की साइनिंग के बाद भी पीएसजी स्ट्रगल कर रही थी लीग में। और एएस मोनाको ना सिर्फ लीग में बेटर कर रहे थे, बल्कि वो अपने डोमेस्टिक कप कॉम्पिटिशन्स में भी अच्छा कर रहे थे। जी हाँ, उन्होंने दोनों कप कंपटीशन में हार का सामना पीएसजी के अगेंस्ट ही किया, लेकिन लीग में उनको पकड़ पाना पीएसजी के बस की बात नहीं लग रही थी। मोनाको ने जब सीजन अपना खत्म किया, तो भाई वो 2000 के बाद, जी हाँ, सन 2000 के बाद अपना पहला लीग टाइटल जीत रहे थे। और उन्होंने पीएसजी को एक बड़ी फीट हासिल करने से रोका। पीएसजी वर ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग 5 कॉन्जिक्यूटिव टाइटल, लेकिन उस एएस मोनाको की साइड ने उनको वो कारनामा करने से रोक दिया। मोनाको ने सीजन जब खत्म किया, तो उन्होंने अपने ओवरऑल सीजन में 30 गेम जीते थे और वो सिर्फ 3 गेम हारे थे। और उन्होंने इस पूरे लीग कैंपेन में 95 पॉइंट्स अर्न किए थे। और उन्होंने 107 लीग गोल स्कोर किए थे। ये विनिंग रन कुछ ऐसे ही नहीं आया था, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे जो कि काफी यंग थे। और इनमें से जो इस टीम का कैप्टन था, रेडमा फाल्काओ, वो एक तरीके से फेल्ड प्लेयर घोषित कर दिए गए थे जब उनके दो लोन स्पेल, एक यूनाइटेड में और एक चेल्सी में फेल हुआ था। लेकिन जार्डिम ने उनको एक तरीके से बीस्ट बना दिया था अप फ्रंट। और रेडमा फाल्काओ ने वो बागडोर संभाली। और मैन सिटी के अगेंस्ट वो यूसीएल में दी गई परफॉर्मेंस कोई नहीं भूल सकता। मुझे आज भी याद है, जब पेप गार्डियोला 5-3 से जीते थे एतिहाद पे, उन्होंने ये बोला था कि डोंट फॉरगेट दैट वी आर गोइंग टू प्ले एट देयर होम एंड दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट अटैकिंग साइड इन यूरोप दिस सीजन। और वो बात
मोनाको ने प्रूव करके दिखाई जब मैन सिटी उनको फेस करने पहुंची उनके होम पर, और एएस मोनाको ने उन्हें 3-1 से हरा दिया। इसके बाद का सफर जो उनका था वो काफी आसान था, क्योंकि जब डॉर्टमंड से वो क्वार्टर फाइनल्स में भिड़े तो डॉर्टमंड की बस पर हमला हो गया था, और कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी उतने सदमे में थे कि कभी उससे रिवाइव नहीं हो पाए। तो भाई क्वार्टर फाइनल्स में डॉर्टमंड को धाराशाही करने के बाद जब सेमीफाइनल में सामना हुआ उस साल की फाइनलिस्ट टीम से, एएस मोनाको को, और जो थी यूवेंटस, जो अल्टीमेटली जाकर मैड्रिड के आगे घुटने टेक गई, उसको नहीं हरा पाए एएस मोनाको के वो प्लेयर्स। लेकिन ये सीजन एएस मोनाको के लिए बहुत ही शानदार सीजन था। लेकिन ये तो बात रही उस सीजन में इनकी जर्नी की। उसके बाद क्या हुआ उन प्लेयर्स का जो एएस मोनाको की उस टीम का हिस्सा थे? क्या हुआ एम्बापे का? क्या हुआ बर्नार्डो सिल्वा का? क्या हुआ थॉमस लेमार का? क्या हुआ फेबिनियो का, मेंडी का, सीडीबे का? तो भाई शुरुआत होती है मैनचेस्टर सिटी से, और मैनचेस्टर सिटी आकर रेड कर देती है सीधे सीधे दो प्लेयर्स के लिए एएस मोनाको को। और वो दो प्लेयर्स कौन थे उसमें कोई शक वाली बात है नहीं। पेप को मिडफील्डर से बहुत ज्यादा प्यार है, और बर्नार्डो सिल्वा जिस तरीके के प्लेयर थे, जिस तरह का फ्लेयर था उनके गेम स्टाइल में, पेप गार्डियोला ने बिना सोचे उन पर दाव खेल दिया, और वो दाव बहुत अच्छा फिट बैठा। उसके साथ ही साथ पेप गार्डियोला को एक फुल बैक चाहिए था, क्योंकि उनके क्लीशे जा रहे थे, और वो एक एजिंग बैकलाइन को देख रहे थे, तो उन्होंने एक अटैकिंग ऑफेंसिव फुल बैक को लाने का मन बनाया, और वो बेंजामिन मेंडी को ले आए। तो भाई ये दो साइनिंग करने के बाद ही मैन सिटी अपने पहले ही सीजन में आतंक लगा दी, और 2017-18 के सीजन में मैन सिटी ने 100 पॉइंट्स की टैली टच कर ली। उसमें बहुत बड़ा क्रूशल रोल था बेंजामिन मेंडी का। बात आती है अब अगले प्लेयर की, और इसमें सबसे बड़ा नाम कौन था? वो था किलियन एम्बापे। रिकॉर्ड ब्रेकिंग फी एक फ्रेंचमैन के लिए पे की पीएसजी ने, और बेसिकली ये जब डील हुई थी तो ये एक लोन डील थी, और जब एम्बापे पीएसजी गए थे उससे पहले बहुत सारे ड्रामे हुए थे, बहुत फॉल आउट हुआ था बिटवीन द बोर्ड एंड द प्लेयर, एंड बिटवीन द मैनेजर एंड द बोर्ड एज वेल, क्योंकि जार्डिन नहीं चाहते थे कि वो इतने सारे प्लेयर एक ही विंडो में बेचें। लेकिन जैसे कि हम सबको पता है कि ये अपॉर्चुनिटी थी एएस मोनाको के पास एक अच्छा मोटा खासा पैसा कमाने की, और वो पैसा कैसे ठुकरा देते। इस पूरे विंडो में एएस मोनाको ने 498 यूएस डॉलर मिलियन मिलियन यूएस डॉलर का बेनिफिट कमाया। और यही नहीं, आज इस साल जब किलियन एम्बापे ने परमानेंट बेसिस पर वापस से कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर लिया है पीएसजी के साथ, और क्योंकि वो एज अ फ्री एजेंट लीव नहीं किए हैं पीएसजी को, तो 41 मिलियन यूएस डॉलर का और बोनस जा रहा है एएस मोनाको के खाते में। अब इसके अलावा और कौन सा प्लेयर था जिसकी डिमांड की कर रही थी एक बड़ी टीम? वो थे फेबिनियो। तो फेबिनियो टू लिवरपूल हो गया। फेबिनियो का इनिशियल करियर लिवरपूल में उतना स्मूथली नहीं चला, लेकिन आज के टाइम में फेबिनियो इज वन ऑफ द बेस्ट होल्डिंग मिडफील्डर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ। एक और साइनिंग हुई जो कि चेल्सी में हुई, और चेल्सी को ऐसा लगा कि भाई उनको बहुत बढ़िया ब्रिलियंट मिडफील्डर मिल रहा है, लेकिन नहीं, बाकायोको ने एक तरीके से चूना लगा दिया चेल्सी को, और वो एक वन सीजन वंडर निकले। और चेल्सी में आने के बाद सिर्फ उनके हेयर स्टाइल चेंज हो रहे थे, जस्ट लाइक पॉल पॉगबा, उनका हेयर कलर चेंज हो रहा था, लेकिन उनकी फॉर्म कंटिन्यूसली डिप दिखा रही थी, और अल्टीमेटली चेल्सी ने उनको लोन करने का फैसला किया। उसके बाद बकायोको नेपोली में लोन पर रहे हैं, एसी मिलान में 2 बार लोन पर रहे हैं, लेकिन बकायोको कभी भी अपनी फॉर्म दोबारा एएस मोनाको वाली पिक नहीं कर पाए। उसके अलावा अगली साल थॉमस लेमार जाते हैं एटलेटिको मैड्रिड फॉर द रिकॉर्ड ब्रेकिंग फी ऑफ 83 मिलियन। अब 83 मिलियन की अगर डील हो रही है किसी प्लेयर की, तो आप सोचोगे कि उसका करियर बहुत ही शानदार रहा होगा अपने नए क्लब में, और वो बहुत बड़ी हिट रहा होगा। लेकिन थॉमस लेमार का कुछ भी ऐसा सीन नहीं था, और थॉमस लेमार हैज बिकम मोर ऑफ अ लाइबिलिटी देन एन एसेट फॉर एटलेटिको मैड्रिड, और एटलेटिको मैड्रिड की गले में फंसी हुई वो मछली का कांटा बन चुके हैं थॉमस लेमार, जिनको ना उगला जा रहा है, जिनको ना निगला जा रहा है। हम सबको पता है कि इस साल सिडिबे आखिरी प्लेयर थे जिन्होंने अलविदा कहा एएस मोनाको को, और एएस मोनाको ने अल्टीमेटली 5 साल के अंदर अपने सारे 2016-2017 के प्लेयर्स खो दिए।
तो कितने प्लेयर्स सक्सेसफुल हुए उस पूरी टीम में से, कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने लेट डाउन किया अपने टैलेंट को? तो भाई उसमें सबसे पहला नाम अगर मैं लूं जिन्होंने अपने ट्रू पोटेंशियल को रीच किया और जो लगातार इंप्रूव करे जा रहे हैं, तो उसमें नाम आएगा किलियन एम्बापे का। हम सबको पता है किलियन एम्बापे अभी लेटेस्ट में सबसे कॉस्टलीस्ट प्लेयर बन गए हैं, हाईएस्ट वेज अर्न करने वाले प्लेयर बन गए हैं भाई। एक तरीके से छप्पर फाड़ के बरसात हुई है किलियन एम्बापे के नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कि नासिर अल खलीफी ने दिया है। उसके साथ ही साथ अगर मैं बर्नार्डो सिल्वा की बात करूं, तो मैनचेस्टर सिटी में आने के बाद बर्नार्डो सिल्वा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हर सीजन उन्होंने सिटी के साथ ट्रॉफीज जीती ही जीती हैं। और इस साल तो सिटी के लिए ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल प्लेयर थ्रू आउट देयर एंटायर कैंपेन। अब बार्सिलोना भी ल्यूर कर रही है बर्नार्डो सिल्वा को अपने क्लब में लाने के लिए। देखने वाली बात यह होगी कि बर्नार्डो सिल्वा जाते हैं बार्सिलोना में या नहीं। उसके अलावा अगर मैं एक और प्लेयर की बात करूं जो बहुत कुछ अच्छा कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया, उससे पहले जरा फेबिनो की बात कर लेते हैं जिन्होंने वाकई में अपना पोटेंशियल फुलफिल किया और वो लिवरपूल के इस स्क्वाड में एक मशीन की तरह, एक वर्क हॉर्स की तरह फिट हो गए। और यर्गन क्लॉप की टीम में फेबिनो का जो इंक्लूजन है, जो रोल है, वो बहुत ही ज्यादा निखर के आता है। अब ये तो बात रही जो 3 साइनिंग्स जो हुई थी, जो गई थी एएस मोनाको से, जो सक्सेसफुल हो पाई। कितने प्लेयर्स थे जो एएस मोनाको के उस स्क्वाड से नहीं अपना ट्रू पोटेंशियल रीच कर पाए और बेसिकली उन्होंने पूरे वर्ल्ड फुटबॉल को लेट डाउन किया अपनी हरकतों की वजह से? तो इसमें सबसे पहला नाम आएगा भाई प्रिजन एफसी के नए प्लेयर, बल्कि नए नहीं है, अब तो 2 साल हो चुके हैं प्रिजन एफसी में खेलते हुए उन्हें। बेसिकली इट वाज बेंजामिन मेंडी, जिनके ऊपर बहुत ही तगड़े एलिगेशंस चल रहे हैं, जिनको मैं वीडियोस में हाईलाइट कर भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, क्योंकि शर्मसार हो जाएंगे आप लोग भी। भाई बेंजामिन मेंडी ने अपना सिटी का करियर तबाह किया, अपना नेशनल टीम का करियर तबाह किया, वर्ल्ड कप विनिंग विनिंग लेफ्ट बैक बन गए बेंजामिन मेंडी। बेसिकली सबसे कम गेम खेले उन्होंने मैन सिटी के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें हर बार ट्रॉफी कैबिनेट में इंक्लूड किया जा रहा था, उनको हर बार ट्रॉफी परेड में इंक्लूड किया जा रहा था। बट अब बेंजामिन मेंडी प्रिजन एफसी के लिए खेलते हैं। Basically, prison FC is just a sarcasm. He's not playing anywhere. He's just, passing his time in jail. उसके बाद सीडीबी की अगर मैं बात करूं तो भाई सीडीबी को लोन पे भेजा गया था एवर्टन, लेकिन वो कभी भी अपना करियर रिवाइव नहीं कर पाए। और एक इंजरी प्रोन उनका जो सीजन रहा, 2-3 सीजन लगातार जो उनके रहे, इस चक्कर में उन्हें मुंह की खानी पड़ी और बेसिकली जो करियर उनका अप द हिल जाने वाला था वो डाउन द हिल चला गया। इसके बाद अगर मैं नाम लूं तो सुबसिच, गिलिच, लेमार, इवन अगर मैं जॉ मोटिनो की बात करूं, जॉ मोटिनो बेसिकली एस मोनाको से जब आए वूल्स में, तो वो एक तरीके से एक ऐसी टीम में आ रहे थे जो ट्रॉफीज नहीं जीतने वाली थी, तो बेसिकली उनका करियर तो वहीं का वहीं था, लेकिन उन्होंने नेशनल टीम के लिए बिल्कुल इंप्रूव किया और ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल प्लेयर फॉर पोर्चुगल। इसके अलावा बाकी सारे प्लेयर्स ने सिर्फ और सिर्फ लेट डाउन ही किया है। और वो एएस मोनाको की टीम अगर एक साथ खेल रही होती आज भी, तो हो सकता है हमें पीएसजी को कंपटीशन देने वाली एक टीम दिखाई देती। लास्ट ईयर जैसे लिल ने किया था, वो काम लगातार बेसिस पर एएस मोनाको भी कर सकती थी। लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल आता है बॉसमैन का। हम सबको पता है भाई, बॉसमैन रूलिंग जो थी, उसके बाद से प्लेयर्स के हाथ में कंट्रोल ज्यादा आ गया और प्लेयर्स अपना कॉन्ट्रैक्ट रन डाउन करने लगे। इसी के डर की वजह से ये सारे क्लब्स जो कि नहीं रख पाते हैं इतने बड़े नाम अपने क्लब में, जिनके पास इतना बजट नहीं होता है कि उनकी वो वेज डिमांड्स को पूरा कर पाएं या फिर वो लगातार रेगुलर बेसिस पर इतने बड़े बड़े क्लब्स के साथ compete कर पाएं चैंपियनशिप ट्रॉफीज के लिए, तो उनको बेचना पड़ता है। और यही कुछ हुआ एएस मोनाको के 2016-17 के स्क्वाड के साथ। तो कमेंट्स में बताइए भाई कि आपको जब ये एस मोनाको की टीम दिखी थी, तब आपको इससे क्या उम्मीदें थी और कितने प्लेयर्स आपको लगता है सही से अपना ट्रू पोटेंशियल फुलफिल कर पाए हैं और कितने प्लेयर्स ने लेट डाउन किया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज do make sure that you're subscribing to 1MUFC. You're hitting that bell icon for all the amazing content that I'm going to provide to you guys. Also, don't forget to like this video, comment down below for maintaining the algorithm. तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।